मेरा नाम मरिया है। मेरी उम्र 22 साल है और मेरी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल ज्यादा बड़ा नहीं था। वहां सिर्फ मेरे पति और ससुर जी ही रहते थे। मेरी सास का मेरी शादी से करीब 6 महीने पहले निधन हो गया था और मेरे पति अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। सास के जाने के बाद से घर सूना सूना सा हो गया था। मेरे पति और ससुर जी के काम पर चले जाने के बाद घर खाली ही रहता था और जब वे शाम को लौटते तो घर की खामोशी उन्हें परेशान करती थी। इसी वजह से मेरे ससुर जी ने अपने बेटे की शादी कराने का सोचा। एक दिन मेरे पिताजी के एक मित्र ने मेरे लिए सुनील का रिश्ता बताया। पिताजी लड़के के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी मां से भी इस रिश्ते की बात की। मेरे माता पिता इस रिश्ते से खुश थे। उन्हें लगा कि छोटा ससुराल होगा तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मेरी शादी सुनील से सादगी से हो गई। मेरे ससुर जी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए और वे फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। मेरे पति और ससुर जी के काम पर चले जाने के बाद मैं घर में अकेली होती थी। अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं तरह तरह के खाने बनाती, किताबें पढ़ती और घर की सजावट में लगी रहती। मेरे इस शौक से पति और ससुर जी भी बहुत खुश रहते। छुट्टी के दिन ससुर जी खुद ही खाना बनाते और कभी कभी तो रसोई में मेरी मदद भी करते। कहते, तुम तो पूरे हफ्ते खाना बनाती हो, आज तुम्हारी छुट्टी। उनकी इस बात से मुझे बहुत खुशी होती थी। लोग अगर ये देख लेते तो शायद मेरी किस्मत से जलते। समय ऐसे ही बीत रहा था। मेरे पति ने नया कारोबार शुरू किया जिससे उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता था। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी उन्हें जाने की इजाजत दे देती थी क्योंकि मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ महीने बाद ससुर जी का भी रिटायरमेंट हो गया तो वे अब सारा दिन घर पर ही रहते और अक्सर खाना वही बना दिया करते। एक बार जब मेरे पति बाहर गए हुए थे तो मैंने ससुर जी से कहा, आज खाना मैं बनाती हूं। पर ससुर जी नहीं माने और बोले, खाना तो मैं ही बनाऊंगा। मैंने भी उनकी बात मान ली। उस दिन ससुर जी ने खाना बनाया और खाना खाने के बाद मुझे जल्दी नींद आ गई। सुबह जब उठी तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े गंदे हो रखे थे। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की, पर मन में सवाल उठने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं खुद खाना बनाती थी तो मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी। यह मेरी आदत थी कि बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती, थोड़ा वक्त लगता था। लेकिन 2 दिन से जैसे ही खाना खाकर सोती मुझे गहरी नींद आ जाती। यह बात मुझे परेशान करने लगी थी, पर मैं इसे किसी से साझा नहीं कर सकती थी। मुझे लगा कि अगर मैं अपने पति को बताती तो वे शायद मुझे ही दोषी ठहराते क्योंकि घर में और कोई नहीं था। माता पिता को बताकर भी उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। धीरे धीरे मैं ससुर जी से बचने की कोशिश करने लगी। पहले जो बात मुझे अजीब नहीं लगती थी, अब वही बातें मुझे परेशान करने लगी। वे अक्सर चाहते कि मैं उनके पास रहूं, पर अब मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती। बहाने से बाजार चली जाती, लेकिन आखिरकार वापस घर ही आना होता था। फिर एक दिन हद हो गई। मेरे पति को ससुर जी ने जबरदस्ती दूसरे शहर भेजने का कह दिया। पति ने कहा कि वहां कोई काम नहीं है, जाने से फायदा नहीं होगा। पर ससुर जी ने डांटते हुए कहा, काम ढूंढने के लिए बार बार जाना पड़ता है, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बात ने मुझे और परेशान कर दिया। मजबूर होकर मेरे पति दूसरे शहर चले गए। उनके जाते ही मेरे ससुर के चेहरे पर एक ऐसी खुशी दिखी जैसे उनकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूं, लेकिन ससुर जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा भी अभी यहां नहीं है, अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेले घर में क्या करूं? है मैं क्या करूंगा? यहीं रुक जाओ, जब वह लौट आएगा तब चली जाना। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई और वहीं रुक गई। लेकिन मेरे दिल में जो शक पैदा हो गया था वह खत्म नहीं हो रहा था। उस दिन फिर से ससुर जी ने खाना बनाया। मैंने कहा कि मेरा खाने का मन नहीं है, लेकिन उन्होंने जिद करके
मुझे थोड़ा खाना खिला ही दिया। खाना खाने के तुरंत बाद मुझे नींद आने लगी और मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई। सुबह जब उठी तो देखा कि मेरे बिस्तर और कपड़ों पर गंदगी थी। गुस्से से भरी हुई मैंने ठान लिया कि अब इस बारे में अपने पति से जरूर बात करूंगी। मैंने अपने कपड़े धोने की बजाय वॉशरूम में लटका दिए ताकि सबूत के तौर पर अपने पति को दिखा सकूं। पति के लौटने पर मैंने कई बार सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन ससुर जी हर समय हमारे साथ रहते थे, जिससे मौका ही नहीं मिल रहा था। एक रात जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने इशारों में उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। वे बोले, पापा तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं और तुम उनके बारे में ऐसा सोच रही हो, यह गलत है। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें यकीन दिलाने की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। हार कर मैंने सबूत के तौर पर गंदे कपड़े दिखा दिए। फिर भी वे मेरे ससुर के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैं उनके पिता पर आरोप लगाकर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही हूं। उन्होंने कहा, पिताजी जल्दी सो जाते हैं, उन्हें क्या पता रात में घर में क्या होता है और क्या नहीं। पता नहीं तुम किसे घर बुलाती हो। उनकी इस बात से मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दोनों के बीच बहुत बहस हुई और आखिर में मैं मायके चली गई। 1 महीना बीत गया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई खबर नहीं ली। घर में सब मुझसे पूछने लगे कि पहले तो तुम इतने दिन मायके नहीं रहती थी, क्या किसी बात पर नाराज होकर आई हो। मैं क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे चुप रहना पड़ा क्योंकि मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मेरे ससुर मुझे लेने के लिए मायके आ गए। उन्होंने कहा, बेटा इतने दिन हो गए, तुम अभी तक घर नहीं आई, मैं तुम्हें लेने आया हूं। उनके इस प्रेम भरे व्यवहार से मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए, पर मैं उनके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं झगड़ा करके आई थी। ससुर जी ने समझाते हुए कहा, बेटा जो भी परेशानी है दोनों बैठकर सुलझा लेना, इस तरह नाराज होकर घर छोड़ देना सही नहीं है। उनकी बातों से मजबूर होकर मुझे उनके साथ वापस जाना पड़ा। घर आने पर मेरे पति का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने कहा, जिस पर तुम शक कर रही थी वही तुम्हें लेने के लिए आया है, वरना मैं तो कभी भी तुम्हें लेने नहीं आने वाला था। बिना किसी गलती के भी मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। अब मैं चुपचाप रहने लगी थी और पति से बहुत कम बात करती थी। लेकिन ससुर जी का वही रूटीन था। वे खाना पकाते और हर बार उनके बनाए खाने के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और मैं किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी अजीब मोड़ पर आ गई थी, जैसी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अब मुझे खुद से घृणा होने लगी थी। जो मैं थी और जो बन गई थी उसमें एक बड़ा फर्क आ गया था। ससुर जी को मेरी आदतों का अंदाजा हो गया था, इसलिए वे मुझसे बहुत कम बात करते थे। लेकिन खाना बनाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सच कहूं तो उनके हाथ के खाने का स्वाद बहुत अच्छा था। जो भी खाता उसकी तारीफ करता। पर अब मुझे उनके खाने से घिन आने लगी थी। घर में 3 लोग थे तो मैं अपने लिए अलग खाना भी नहीं बना सकती थी। कहते हैं जब इंसान लाचार हो जाता है तब ईश्वर कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं बाजार में सामान लेने गई और वहां मुझे मेरी एक पुरानी सहेली मिल गई जो कॉलेज के समय की थी और अब दूसरे शहर में रहती थी। मेरे पति का ट्रांसफर होने के बाद हम वापस शहर लौट आए। एक दिन बाजार में खरीदारी करते समय अचानक मेरी एक पुरानी सहेली से मुलाकात हो गई। इतने वक्त बाद उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और हमने मिलने का प्लान बनाया। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। जब वह 2-3 बार हमारे घर आई तो उसने मेरे और मेरे ससुर के बीच के व्यवहार को गौर से देखा और मुझसे इस अजीब स्थिति के बारे में पूछा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, वो सब जो मेरे साथ होता था। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुई और उसने वादा किया कि इस मामले में मेरी पूरी मदद करेगी। एक दिन जब मेरे पति किसी काम से बाहर गए, मेरे ससुर ने हमेशा की तरह खाना बनाया। मैंने खाते समय अपनी प्लेट से थोड़ा खाना चुपके से अलग कर लिया। अगले दिन वही हुआ
जो हमेशा होता था। मैंने वो बचा हुआ खाना अपनी दोस्त को दे दिया क्योंकि उसके पति लैब टेक्नीशियन थे और वे उस खाने की जांच करा सकते थे। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई और मेरे शक की पुष्टि हो गई। खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी। इसी वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती थी। पहले तो मैंने सोचा कि इस रिपोर्ट को अपने पति को दिखा दूंगी, पर मुझे डर था कि वे मुझ पर झूठे आरोप लगाने का दोष देंगे और कहेंगे कि मैं उनके पिता पर झूठा आरोप लगा रही हूं। इस डर ने मेरी जुबान को बंद कर दिया। फिर एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मेरे ससुर ने फिर से खाना बनाया। मैंने अपनी दोस्त की सलाह पर वह खाना नहीं खाया, पर दिखावा किया कि मैंने खा लिया है और अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगी। मैंने सोचा कि इस बार देखूंगी कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। मुझे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैं चुपचाप लेटी रही क्योंकि इस रात से पर्दा उठाना जरूरी था। मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए, पर शायद उन्हें शक हो गया था कि मैं जाग रही हूं। वे कुछ देर बैठे और फिर वहां से चले गए। अब मेरे पास खुद को निर्दोष साबित करने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त को यह सब बताया। वह बहुत परेशान हुई और उसने कहा कि मुझे यह सब अपने पति को बताना चाहिए, मगर मेरा डर मेरे ऊपर हावी हो चुका था और मैं खुद को असहाय महसूस कर रही थी। आखिरकार मेरी दोस्त ने फैसला किया कि वह खुद मेरे पति से बात करेगी। एक दिन उसने हमें अपने घर खाने पर बुलाया और मेरी स्थिति को बताना शुरू किया। मेरी बात सुनकर मेरे पति नाराज हो गए, लेकिन मेरी दोस्त ने उन्हें समझाया कि इस मामले को ठंडे दिमाग से जांचना चाहिए। उसने उन्हें खाने की रिपोर्ट भी दिखाई, जिसे देखकर मेरे पति अंततः सच जानने को राजी हो गए। हमने एक योजना बनाई कि मेरे ससुर को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मेरे ससुर इस बात पर खुश हो गए और बोले, जाओ, काम पूरा करो। मेरे पति ने बाहर जाने का दिखावा किया, लेकिन असल में वे अपने एक दोस्त के घर ठहरे रहे। उसी रात मेरे ससुर ने खाना बनाया और मुझे परोसा। मेरे पति चुपचाप घर में आकर एक कमरे में छिप गए। मैंने पेट भरकर खाना खाया क्योंकि मुझे पता था कि उस खाने में दवा होगी और मुझे नींद आ जाएगी। लेकिन इस बार मेरे पति मेरे कमरे में पहले से ही थे, इसलिए मुझे किसी खतरे का डर नहीं था। जैसा सोचा था, मैं सो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। सुबह उठी तो देखा कि मेरे ससुर और पति दोनों घर पर नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। जब बहुत देर तक दोनों नहीं लौटे और उनके फोन भी बंद थे, तो मुझे चिंता होने लगी। आखिरकार मैंने अपनी दोस्त को फोन किया और उसे सारी बात बताई। शाम तक मेरे पति और ससुर का कोई अता पता नहीं चला और मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे गुस्सा आ ही रहा था कि मैंने खाना क्यों खाया, क्योंकि आज मेरे कपड़े वैसे गंदे नहीं थे जैसे अक्सर होते थे। मैं सोच में पड़ी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। रात हो गई, मगर उनका कुछ पता नहीं था। मेरी दोस्त बार बार कह रही थी कि मुझे पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि पुलिस को क्या बताऊं। 2 दिन ऐसे ही बीत गए और मेरी चिंता बढ़ती गई। आखिरकार मैंने अपने भाई को फोन करके सारी बात बताई। मेरे भाई और पिताजी घर आए और सारी स्थिति जानने के बाद मुझे बहुत डांटा कि पहले यह बात उन्हें क्यों नहीं बताई। उनका एक दोस्त पुलिस में था, तो उन्होंने उसे भरोसे में लेकर सब कुछ बताया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों के फोन ट्रेस किए। रात को मेरे पति और ससुर घर लौट आए, लेकिन मेरी स्थिति देखकर बहुत परेशान हुए। मेरे पति बेहोश थे और मेरे ससुर अजीब-ओ-गरीब बातें कर रहे थे, जैसे कि उनका दिमाग उनके काबू में न हो। मुझे यह सब देखकर बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे संभाला और कहा कि उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि मेरे पति को बेहोशी की दवा दी गई थी। पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और चली गई, लेकिन मेरे मन में सवाल था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। मैंने आखिरकार अपने पति से सीधे सवाल किए। उन्होंने बताया, जैसे तुमने मुझे बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद पिताजी कुछ देर बाद तुम्हारे कमरे में आए।
उनका हाव भाव देखकर मुझे डर लगा और जैसे ही वे तुम्हारे बिस्तर के पास आए, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जोर से आवाज दी। वे मेरी आवाज सुनकर चौंक गए, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे अपनी गर्दन पर एक सुई चुभने का एहसास हुआ और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। अब मेरे ससुर से सच जानना जरूरी था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या चल रहा था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बेटा, मुझे खुद नहीं समझ आया कि मैं क्या कर रहा था। तुम्हारे और मेरे बेटे की शादी को 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुई। एक बार मैंने अपने दोस्तों के बीच इस बारे में बात की तो किसी ने एक डॉक्टर की सलाह दी जो खुद को पंडित भी बताता है। उसने कहा कि अगर मैं उसकी बताई कुछ खास चीजें तुम्हें खिलाऊं तो तुम्हें संतान हो जाएगी। संतान की चाह में मैं उसके कहे अनुसार नींद की दवाई तुम्हारे खाने में मिलाता रहा। उसने मुझे अजीब अजीब काम करने को कहा, कभी तुम्हारे सिर से कुछ घुमाने को तो कभी कबूतर या मुर्गे की बलिका देने को। जब तुम बेहोश होती थी तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर वह सब करता था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, जैसे मेरा दिमाग किसी और के काबू में हो। उस रात जब मेरे बेटे ने मुझे आवाज दी तो मैं डर गया, क्योंकि उस तांत्रिक ने मुझसे आखिरी काम करने को कहा था। उसके बाद मेरी समझ पर जैसे पर्दा पड़ गया। अब मैं नहीं जानता कि वह डॉक्टर असल में कौन था। यह जानने के लिए कि वह तांत्रिक असल में कौन था और यह सब क्यों किया गया, मैंने अपने भाई और पुलिस को साथ लेकर उस तथाकथित डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। पुलिस भी वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। उसने स्वीकार किया कि वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक तांत्रिक है जो काले जादू में माहिर है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग सीधे जादूगरों के पास नहीं आते, उसने डॉक्टर का भेष बना रखा था। उसने बताया कि वह उस रात हमारे घर में मौजूद था और आखिरी तंत्र पूरा करके मेरी आत्मा को अपने काबू में करना चाहता था। सौभाग्य से हमारी किस्मत अच्छी थी और ईश्वर ने हमें इस बुरे काम से बचा लिया। तांत्रिक ने मेरे पति और ससुर को अपनी बलि चढ़ाने की योजना बनाई थी ताकि अपने तंत्र का अधूरा काम पूरा कर सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभी आंखों से देखा भी गलत हो सकता है। किसी की खुशी के लिए गलत रास्ता अपनाने से सिर्फ नुकसान होता है। खुशियां हमेशा ईश्वर से मांगनी चाहिए, न कि किसी और से। उम्मीद करती हूं कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हां, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।